गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम रमाकांत शर्मा और मैं श्री कृष्णा कॉलेज मनोहरपुर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। ठीक है, हम यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर के वीडियो को और इस वीडियो में हम बात करेंगे आज सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली या फिर जीव द्रव्य कला के बारे में। ये सारे एक ही नाम है, इसे सेल मेम्ब्रेन कह दो, जीव द्रव्य कला कह दो, प्लाज्मा झिल्ली कह दो, कोशिका झिल्ली कह दो, कुछ भी कह दो, ये सारे के सारे क्या है, एक ही नाम है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे आज कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली के साथ। सबसे पहले बात करते हैं इसकी परिभाषा की। कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली किसे कहते हैं? ठीक है, वह झिल्ली जो किसी भी कोशिका को आवृत करने का कार्य करती है। वह झिल्ली जो किसी भी कोशिका को आवृत करने का कार्य करती है या फिर वह झिल्ली जो किसी भी कोशिका के जीवद्रव्य को आवृत करने का कार्य करती है, उसे क्रमशः कोशिका झिल्ली या फिर प्लाज्मा झिल्ली कहा जाता है। ठीक है, वह झिल्ली जो किसी भी कोशिका को या किसी भी कोशिका के जीवद्रव्य को आवृत करने का कार्य करती है, उसे ही हम कोशिका झिल्ली या फिर प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। ठीक है, अब जिस कोशिका झिल्ली की हम बात कर रहे हैं, यह कोशिका झिल्ली एक तो पतली संरचना के रूप में पाई जाती है, एक प्रत्यास्थ संरचना के रूप में पाई जाती है, मतलब इसमें लचीलापन पाया जाता है, और इसके अलावा यह होती है चयनात्मक पारगम्य। तो इस प्रकार किसी भी कोशिका में जो कोशिका झिल्ली पाई जाती है या जो आवरण पाया जाता है, वो पतला होगा, प्रत्यास्थ होगा और कैसा होगा, चयनात्मक पारगम्य होगा। ठीक है, तो पतला होता है मतलब बिल्कुल पतली परत के रूप में होगा, प्रत्यास्थ होगा मतलब उसमें क्या होगा, लचीलापन होगा। एक यहां शब्द और प्रयोग किया गया है जिसे कहा गया है चयनात्मक पारगम्य, कि चयनात्मक पारगम्य क्या होता है। ठीक है, तो चयनात्मक पारगम्य क्या होता है, देखिए एक बार, हम किसी भी कोशिका को या किसी भी कोशिका के आवरण को पारगम्यता के आधार पर कुछ भागों में बांट सकते हैं। यह हमारे सिलेबस का पॉइंट नहीं है, लेकिन चूंकि हमें चयनात्मक पारगम्य समझना है, इसलिए हमें पारगम्यता भी समझनी पड़ेगी। ठीक है, तो कोई भी पदार्थ किसी झिल्ली से अंदर जा सकता है या किसी झिल्ली से बाहर आ सकता है। यह जो उसकी विशिष्टता होती है, इस विशिष्टता को हम परमेबिलिटी या फिर पारगम्यता कहते हैं। इसे परमेबिलिटी या फिर पारगम्यता कहा जाता है। इस आधार पर जो आवरण होते हैं वो मुख्य रूप से चार प्रकार के हो सकते हैं। एक होता है अपारगम्य, इम्परमिएबल, अपारगम्य। वह कोई झिल्ली या वह कोई आवरण जिसमें कोई भी पदार्थ, ना तो कोई विलय पदार्थ और ना ही कोई विलायक पदार्थ आदान प्रदान करने की क्षमता हो, ना ही तो ये अंदर आ सके ना ही और ये बाहर जा सके। मतलब ये जहां पर है वहीं पर रहेंगे, इन पदार्थों का क्या नहीं होगा, आदान प्रदान नहीं होगा। तो ऐसी झिल्ली को हम क्या कहेंगे, अपारगम्य झिल्ली। वह झिल्ली जो विलय अथवा विलायक का आदान प्रदान नहीं करेगी, क्या कहलाएगी, अपारगम्य झिल्ली। इस झिल्ली का एग्जाम्पल क्या है, इस झिल्ली का एग्जाम्पल है क्यूटिकल। क्या एग्जाम्पल है इस झिल्ली का, क्यूटिकल एग्जाम्पल है। ठीक है, दूसरा है पारगम्य झिल्ली। दूसरी झिल्ली का नाम क्या है, पारगम्य झिल्ली। वह झिल्ली जिससे होकर विलय एवं विलायक दोनों ही क्या हो सकते हो, आदान प्रदान हो सकते हो, गमन कर सकते हो। मतलब ये भी गमन कर सकेगा, विलय भी, और विलायक भी आसानी से क्या कर सकेगा, गमन। तो ऐसी झिल्ली क्या कहलाएगी, पारगम्य झिल्ली या फिर परमेबल मेम्ब्रेन। और इसका एग्जांपल है सेल वॉल या फिर कोशिका भित्ति। ठीक है, यह है सेकंड नंबर की झिल्ली। थर्ड नंबर पे आती है अर्ध पारगम्य। ठीक है, थर्ड नंबर पे कौन सी आएगी, अर्ध पारगम्य। अब अर्ध पारगम्य क्या होती है, देखिए सामान्यतः क्या होगा, दो ही पदार्थ पाए जाएंगे, एक तो विलय होगा और एक क्या होगा, विलायक होगा। अगर कोई झिल्ली
विलय का आवागमन ना करे, मतलब विलय का आदान प्रदान ना करे, लेकिन उस झिल्ली से होकर के विलायक का आदान प्रदान किया जा सकता है, मतलब विलायक आ जा सकता है, तो ऐसी झिल्ली को हम क्या कहते हैं? अर्ध पारगम्य झिल्ली। दो शब्दों से भी नहीं है, अर्ध प्लस पारगम्य, आधा पारगम्य करेगी, मतलब पारगम्य में तो दोनों का आदान प्रदान होगा, इसमें क्या होगा? आधा होगा। आधा होगा तो सिर्फ किसका होगा? विलायक का। किसका नहीं होगा? विलय का। इसका एग्जाम्पल है सेलाफेन या सेलाफोन। ठीक है, ये जो झिल्ली है ये कैसी होती है? अर्ध पारगम्य झिल्ली। हम अगर प्रयोगशाला में किसी झिल्ली का निर्माण करेंगे तो झिल्ली कैसी बनेगी? अर्ध पारगम्य झिल्ली। उसके बाद एक और झिल्ली आती है जिसे कहते हैं चयनात्मक पारगम्य झिल्ली। ठीक है, यही हमारी कोशिका झिल्ली की प्रवृत्ति है। तो चयनात्मक पारगम्य में क्या होगा? इस प्रकार की झिल्ली में देखिए क्या होता है, इस प्रकार की झिल्ली में कुछ विलय के कण, इस प्रकार की झिल्ली में क्या होगा? कुछ विलय के कण विलायक के साथ घुलित अवस्था में कोशिका के अंदर भी आ सकते हैं और कोशिका के बाहर भी जा सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि विलय के कण क्या होने चाहिए? कुछ ही होने चाहिए। कुछ मतलब कोई विशेष कण ही होने चाहिए। तो कोई विशेष विलय के कण यदि विलायक के साथ घुलकर कोशिका झिल्ली के, मतलब कोशिका के आवरण के अंदर बाहर आ सकते हैं या फिर आदान प्रदान कर सकते हैं, तो ऐसी झिल्ली को हम क्या कहेंगे? चयनात्मक पारगम्य झिल्ली। अब चयनात्मक पारगम्य झिल्ली किसका मुख्य लक्षण है? कोशिका झिल्ली का। तो एग्जांपल इसमें क्या आ जाएगा? कोशिका झिल्ली या फिर सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो हमने यहां पर पारगम्यता के आधार पर 4 प्रकार की झिल्लियां देखी है: अपारगम्य, पारगम्य, अर्धपारगम्य और चयनात्मक पारगम्य। कोशिका झिल्ली कैसी होती है? चयनात्मक पारगम्य। चयनात्मक पारगम्य का मतलब क्या करेगी कोशिका झिल्ली? कि कुछ विशेष प्रकार के विलय अणुओं का आदान प्रदान करेगी। किसमें? घुलनशील अवस्था में होकर के विलायक में, मतलब कुछ विलय के अणु विलायक में घुल जाएंगे और फिर कोशिका से उनका क्या होगा? आदान प्रदान होगा। ठीक है, तो ये थी इसकी परिभाषा। तो परिभाषा क्या हुई? कोशिका के बाहर पाए जाने वाला वह आवरण जो पतला, प्रत्यास्थ एवं चयनात्मक पारगम्य होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली या फिर प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई यहां तक? चलिए आगे चलते हैं। तो हम जिस कोशिका झिल्ली की बात कर रहे हैं वो क्या है? वो एक आवरण युक्त संरचना है। ठीक है, इसके अलावा कैसी है? पतली संरचना है। इसके अलावा प्रत्यास्थ संरचना है, मतलब उसमें इलास्टिसिटी है। और इसके अलावा चयनात्मक पारगम्य है। सेलेक्टिवली क्या है? परमेएबल। चयनात्मक पारगम्य या फिर सेलेक्टिवली क्या है? परमेएबल। ऐसी झिल्ली आपकी क्या कहलाएगी? कोशिका झिल्ली कहलाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं। जिस कोशिका झिल्ली की हम बात कर रहे हैं, यह कोशिका झिल्ली शब्द जो है, ये जो कोशिका झिल्ली शब्द है या ये जो टर्म है सेल मेम्ब्रेन, ये क्रैमर तथा नेगेली नामक वैज्ञानिक द्वारा दी गई है। ये शब्द किस किसने दिया है? क्रैमर तथा नेगेली ने। मतलब ये कह सकते हैं कि कोशिका झिल्ली जो नाम है वो किसके द्वारा दिया गया है? क्रैमर तथा नेगेली के द्वारा। और जहां हम कोशिका झिल्ली के स्थान पर प्लाज्मा झिल्ली शब्द का प्रयोग करेंगे तो ये जो प्लाज्मा झिल्ली शब्द है यह शब्द किसके द्वारा दिया गया है? प्लोवर नामक वैज्ञानिक के द्वारा। ठीक है, तो प्लाज्मा झिल्ली शब्द किसने दिया है? प्लोवर ने। कोशिका झिल्ली शब्द किसने दिया है? क्रैमर और नेगेली ने। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, कोशिका झिल्ली का रासायनिक संगठन। मतलब हम जिस कोशिका झिल्ली की बात कर रहे हैं ये कोशिका झिल्ली बनी हुई किससे है? परिभाषा तो आपने देख ली, पारगम्यता के आधार पर भी 4 प्रकार की झिल्लियां देख ली, लेकिन जिस कोशिका झिल्ली की हम बात कर रहे हैं उसका रासायनिक संगठन क्या है? वो किससे बनी है? तो ध्यान रखिएगा, कोशिका जो झिल्ली होती है यह कोशिका झिल्ली मुख्य रूप से 3 पदार्थों से बनी है। कितने पदार्थों से बनी है? 3 पदार्थों से। पहला जो इसमें मुख्य पदार्थ पाया जाता है वो कौन सा है? लिपिड।
ठीक है। पहला जो पदार्थ होता है वो क्या होता है, लिपिड होता है। और कोशिका झिल्ली में मुख्य रूप से 3 प्रकार के क्या पाए जाते हैं, लिपिड पाए जाते हैं। पहला लिपिड जो मुख्य रूप से पाया जाता है वो है फास्फोलिपिड। दूसरा लिपिड जो इनमें पाया जाता है वो है ग्लाइकोलिपिड। और तीसरा जो इनमें पाया जाता है वो है कोलेस्ट्रॉल। ये 3 प्रकार के वसीय पदार्थ या जो लिपिड हैं ये पाए जाते हैं कोशिका झिल्ली में। ठीक है, जिसकी मात्रा लगभग कोशिका झिल्ली में बताई जाती है 40%, कि 40% क्या पाया जाएगा कोशिका झिल्ली में, लिपिड पाया जाता। इसके अलावा कोशिका झिल्ली में लिपिड के अलावा क्या उपस्थित होगा, प्रोटीन पाया जाएगा। मतलब कोशिका झिल्ली प्रोटीन की भी बनी होगी। और मुख्य रूप से कौन से प्रोटीन कोशिका झिल्ली में पाए जाते हैं, एक आर्जिनिन और दूसरा लाइसिन। ये 2 प्रकार के प्रोटीन मुख्य रूप से किसमें पाए जाते हैं, कोशिका झिल्ली में। और कोशिका झिल्ली में लगभग 58 से लेकर के 59%, 58 to 59% तक क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, क्या पाया जाएगा, प्रोटीन पाया जाएगा। इसके अलावा कोशिका झिल्ली में कुछ मात्रा में क्या पाई जाती है, शर्करा। कितने परसेंट पाई जाएगी, 1 से 2%। ठीक है, कितने परसेंट पाई जाएगी, 1 से 2%। अब यहाँ पर कुछ विशेष बात है कि ये जो शर्करा है ये कोशिका झिल्ली में पाई जाती है। कुछ किताबों में ये चीज लिखी हुई नहीं है, लेकिन ध्यान रखना कि शर्करा भी पाई जाती है। क्यों, क्योंकि अगर आपको कोशिका की पहचान करनी है, पहचान मतलब अगर आपको कोशिका को आइडेंटिफाई करना है, उसकी पहचान करनी है, तो किस आधार पर करोगे, शर्करा के आधार पर ही करोगे। मतलब जैसे आपको कोई फ्लास्क कुछ भी दे दिया, कोई साइंटिफिक इक्विपमेंट दे दिया, कोई भी ट्रे दे दी, उस ट्रे में आपको बहुत सारी संरचना डालकर दे दी और उन संरचनाओं में आपको कहा जाए कि भाई पहचानिए कि इसके अंदर कोशिका कौन सी है, तो उस कोशिका की पहचान आप किसके आधार पर करोगे, इस शर्करा के आधार पर, कि जिस संरचना के बाह्यतम स्वरूप पर यानी कि सबसे बाहर शर्करा किसके साथ जुड़ी हुई हो, या तो लिपिड के साथ या प्रोटीन के साथ, तो वो आपकी क्या कहलाएगी, वो आपकी कहलाएगी कोशिका। और अगर शर्करा जुड़ी हुई नहीं है प्रोटीन और लिपिड के साथ, तो आपकी कोशिका नहीं कहलाएगी। इस आधार पर शर्करा की सहायता से कोशिका की क्या की जाती है, पहचान। इसलिए शर्करा भी कोशिका का क्या है, एक मुख्य अवयव। वो बात अलग है कि कम मात्रा में पाया जाता है, लेकिन कोशिका का मुख्य अवयव किसे माना जा सकता है, शर्करा को। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर जो आपको कोलेस्ट्रॉल दिखाई दे रहा है, यह कोलेस्ट्रॉल लिपिड के रूप में पाया जाता है कोशिका झिल्ली में, किंतु यह कोलेस्ट्रॉल प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। किसमें नहीं पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोलेस्ट्रॉल नहीं पाया जाता है, सिर्फ फास्फोलिपिड और ग्लाइकोलिपिड ही पाया जाता है। बात समझ में? तो ये था आपकी कोशिका का रासायनिक संगठन। ठीक है, तो कोशिका के रासायनिक संगठन को हम कितने भागों में बांट सकते हैं, 3 भागों में, कि कोशिका 3 चीजों से बनी हुई है। किससे, लिपिड से, प्रोटीन से और शर्करा से। कोशिका में सबसे ज्यादा प्रोटीन होगा 58 से 59%, उससे कम लिपिड होगा लगभग 40%, और सबसे कम क्या होगी, शर्करा, लगभग 1 से 2%। ठीक है, लिपिड में 3 लिपिड मुख्य रूप से 3 वसीय पदार्थ पाए जा सकते हैं। पहला फास्फोलिपिड, दूसरा ग्लाइकोलिपिड और तीसरा कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। प्रोटीन की अगर बात करें तो 2 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, आर्जिनिन और लाइसिन। और अगर शर्करा की बात की जाए तो शर्करा सबसे कम होगी, 1 से 2% होगी, लेकिन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी शर्करा का प्रयोग किसमें किया जाता है, कोशिका को पहचानने में। किसमें किया जाएगा, कोशिका को पहचानने में, यानी कि उसे आइडेंटिफाई करने में। समझ में आ गया यहां तक? ठीक है, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कोशिका झिल्ली के मॉडल। ठीक है, तो यहां मैंने आपको परिभाषाएं बताई है। परिभाषाओं के साथ हमने आपको बताया है पारगम्यता के आधार पर 4 प्रकार की झिल्लियां, और इसके बाद मैंने आपको बताया है कोशिका का रासायनिक संगठन। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज थी चयनात्मक पारगम्य की। कोशिका झिल्ली क्या है, चयनात्मक पारगम्य है। मतलब क्या करेगी, कुछ विलय अणुओं को विलायक में घुलनशील अवस्था में परिवर्तित करके ही क्या करेगी, आदान प्रदान करेगी या परिवहन करेगी, तब चयनात्मक पारगम्य है। ठीक है, कोशिका झिल्ली नाम क्रैमर और नैकली ने, प्लाज्मा झिल्ली नाम किसने दिया है, प्लॉवर ने। रासायनिक संगठन में लिपिड, प्रोटीन और क्या है, शर्करा। सबसे कम कौन सी है, शर्करा, 1 से 2%। सबसे ज्यादा क्या है, प्रोटीन, 58 से 59%, और उससे कम क्या है, लिपिड, लगभग 40%। ठीक है, तो ये था इसका रासायनिक संगठन। शर्करा इंपॉर्टेंट इसलिए है, कोशिका को पहचानने में इसके द्वारा क्या की जाती है, सहायता। ठीक, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे
कोशिका झिल्ली के मॉडल। ठीक है, कि ये जो कोशिका आपको पता चली भाई कोशिका 3 चीजों से बनी हुई है, लेकिन दिखती कैसे है, कैसे ये व्यवस्थित हैं, कैसे कैसे पाए जाते हैं, तो उनके लिए क्या दिए गए हैं, कुछ मॉडल दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ लगभग हम 5 प्रकार के मॉडल पढ़ेंगे और उन 5 प्रकार के मॉडल के आधार पर कोशिका की क्या देखेंगे, संरचना। जैसे पहला जो मॉडल था वो दिया था किसने, ओवरटोन ने। दूसरा मॉडल दिया था ग्रेटर और ग्रैंडल ने। तीसरा मॉडल दिया था डैनियल और डेविसन ने। फिर चौथा मॉडल दिया रॉबर्टसन ने और पांचवा मॉडल दिया था सिंगर और निकोलसन ने। तो ये कुछ मॉडल हैं जो दिए गए हैं विभिन्न वैज्ञानिकों के द्वारा और उस आधार पर इन्होंने कोशिका की एक संरचना बनाने का क्या किया है, प्रयास। सबसे जो सही मॉडल है वो मॉडल दिया गया था सिंगर और निकोलसन के द्वारा, जिसे तरल मोजेक मॉडल भी कहा जाता है। वो लेंगे हम सबसे लास्ट में। ठीक है, तो कल के वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे मॉडल के साथ, तो आप कोई भी क्लास मिस ना करें। ठीक है, सारी क्लासों को अच्छे से देखें और ऑनलाइन जितना आप जुड़ सकते हैं हमारे कॉलेज के ग्रुप से उतना आप जुड़कर इसका फायदा उठाएं। ठीक है, थैंक यू सो मच।